वेलकम स्टूडेंट। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसमें है भूगर्भ की संरचना की जानकारी के साधन टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो उसके बारे में हम किस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त करें, तो वो कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर बहुत अधिक गहराई है और ये जो क्षेत्र है वो अदृश्य है, साथ ही अगम्य भी है। मनुष्य कुछ ही किलोमीटर तक खनन क्रिया के द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन गहराई के साथ साथ जब हम जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे से और गहराई में जाएंगे तापमान में वृद्धि होने के कारण जो भी हम जानकारी जुटाने के लिए जो भी यंत्रों का उपयोग करेंगे तो वो यंत्र जो है पिघल सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के जो भूगर्भ है उसके बारे में हमें प्रत्यक्ष जानकारी मिलने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। अतः पृथ्वी की जो भूगर्भ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो साधन है उसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन, साथ ही उल्कापात और जो विभिन्न भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो जो परिकल्पनाएं दी हैं उनके माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी आंतरिक भाग से कैसी है। जो अप्राकृतिक साधन है मतलब अप्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं जैसे कि तापमान है, दबाव है और घनत्व, तो इनके द्वारा, और जो प्राकृतिक यानी प्रत्यक्ष जो साधन है उसमें है ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान। तो इसके माध्यम से हम भूगर्भ की आंतरिक जो संरचना है, भूगर्भ की जो संरचना है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अप्राकृतिक साधन में आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है तापमान। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे से हम भू जो सतह है उससे भूगर्भ की जो केंद्र तक पहुंचेंगे तो गहराई के साथ में साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ जाता है। लेकिन यदि इसी वृद्धि दर के अनुसार हम चलें तो भूगर्भ में सभी जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे गहराई के साथ बढ़ते हैं तो ऊपरी जो चट्टानें होती हैं उनका दबाव भी बढ़ता है। उस दबाव बढ़ने से जो पिघलने जो चट्टानें हैं उनके पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही ऊंचा हो जाता है। यानी ऊपर की चट्टानों का दबाव पड़ने से वो जो चट्टानें हैं उनका जो पिघलने वाला जो बिंदु है, पॉइंट आता है, वो भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप चट्टानें पिघल नहीं पाती है। लेकिन हाँ, यदा किदा जब ऊपरी चट्टानें जो हैं ये हट जाती हैं, टूट जाती हैं, ये गतिशील होती हैं, जब ये दबाव हट जाता है तो वो चट्टानें पिघल जाती है। परिणाम स्वरूप आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी क्रिया जो है वो उत्पन्न होती है। धरातल के नीचे तापमान बढ़ने की दर पृथ्वी के केंद्र की ओर घटती जाती है। इस गणना के अनुसार जो पृथ्वी का केंद्र होगा उसमें लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि तापमान यानी कि सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो ये वृद्धि दर जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट, दबाव। जो भूगर्भ में मोटी मोटी परतें हैं, चट्टानें हैं, उनका दबाव बढ़ने के कारण जैसे से हम केंद्र की तरफ जाएंगे दबाव बढ़ता है, जिससे कि जो चट्टानों का घनत्व है उसमें भी वृद्धि होती है। केंद्र जो है उस पर उच्च तापमान के कारण यहाँ पाए जाने वाले पदार्थों का द्रव रूप में होना स्वाभाविक है, लेकिन ऊपरी जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण ये जो द्रव रूप है वो ठोस का आचरण करता है। यानी कि जो
चट्टानें हैं जिस तापमान में पिघलनी चाहिए थी वो पिघलती नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो चट्टानें हैं उनके दबाव के कारण इन चट्टानों का जो पिघलने वाला जो पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है। और जो ऊपरी चट्टानों से ऊपर जैसे जैसे सतह से नीचे की ओर जाएंगे दबाव बढ़ेगा, तो नीचे जो है केंद्र में घनत्व ज़्यादा होता है और सतह पे जो घनत्व है दबाव है वो कम होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। सेम बात, पृथ्वी के केंद्र की ओर ऊपर की चट्टानों के दबाव बढ़ने से और भारी पदार्थों के होने से जो भूगर्भ की ओर जो चट्टानें हैं उनके कारण, और वो जो चट्टानें हैं वो भारी पदार्थों से निर्मित होने की, जैसे कि निकेल और फेरियम से, तो उसके कारण उनका घनत्व बढ़ जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व जो बताया गया है वो है 5.5। लेकिन ये जो है धरातल पर इसका जो सतह होती है वहाँ पे घनत्व कम होता है, और जैसे जैसे केंद्र की ओर जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती है। कारण है एक तो दबाव, और दूसरा है जो चट्टानें हैं वो भारी पदार्थों से निर्मित होती है केंद्र की, और जो ऊपर की जो चट्टानें हैं वो हल्के पदार्थों से निर्मित होती है, जिसके कारण सतह पर घनत्व कम होता है, और जैसे से केंद्र पे जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती है। अब सेकंड पॉइंट की जो भूगर्भ की आंतरिक संरचना कैसी है तो उसके बारे में हम ज्ञात कैसे करें, तो इसके लिए एक उल्कापिंड कि उल्कापिंड भी आप सब जानते हैं ब्रह्मांड में जो सौर परिवार है उसी का एक अंग है। ये ग्रहों की उत्पत्ति जब हो रही थी तब ये ग्रहों से अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। यदा कदा ये उल्काएं धरती पर गिरती हैं जिसे हम उल्कापात कहते हैं। कुछ कुछ उल्काएं तो जैसे घर्षण बल के कारण जल जाती है, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े जो भाग होते हैं वो धरातल पे आते हैं। महाराष्ट्र में लोनावला जो झील बनी थी वो इसी कारण बनी थी कि वो जो उल्कापात आए थे उससे गर्त बन गया था। ये जो उल्काएं जब गिरती हैं धरातल पे हमारी पृथ्वी पर, तो फिर इन उल्काओं की जो रिसर्च की जाती है, इन उल्काओं के बारे में पता लगाया जाता है कि किनसे मिलके बनी है। तो इनसे पता लगा कि जो ये उल्काएं होती हैं इनका ये इसमें निकेल और लोहा पाया गया है। पृथ्वी भी हमारी सौर परिवार का ही एक अंग है, तो पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकेल और मिश्रित लोहे की उपस्थिति है, जिसके कारण चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसी में सेकंड में ही हम कुछ परिकल्पनाएं भी हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनेक परिकल्पनाएं दी थी, जैसे कि ग्रहाणु परिकल्पना आई थी। तो ग्रहाणु चैम्बरलिन ने दी थी, ग्रहाणु चैम्बरलिन और मोल्टन ने। उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का जो अंतरम है, वो जो मेन जो करोड़ भाग है वो ठोस है। वहीं जो जेम्स जीन ने ज्वारी परिकल्पना दी थी, और जो वायव निहारिका परिकल्पना है लाप्लास ने दी थी, तो ये बताते हैं कि पृथ्वी जो अंतरम भाग है, जो मेन जो करोड़ भाग है, वो द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इस प्रकार से या तो दो ही संभावनाएं बनती है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है या तो वो ठोस है या फिर वो तरल है। नेक्स्ट जो प्रत्यक्ष साधन है, प्राकृतिक साधन है जिनके बारे में भूगर्भ की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनमें है ज्वालामुखी क्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में तप्त तरल जो मैग्मा है और गैसें हैं, राख हैं, वो धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार में जो निकलने वाला तप्त और तरल मैग्मा है, इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के आंतरिक भाग में कोई ना कोई परत ऐसी जरूर है जो कि तरल अवस्था में है या फिर अर्ध तरल अवस्था में है। नेक्स्ट, भूकंप विज्ञान के आधार पे हमने पहले प्रीवियस वीडियो हमने पढ़े थे जिससे बताया था कि भूकंप क्या है, भूकंप की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको।
भूकंप क्या होता है कि भूकंप भूपटल पे उत्पन्न होने वाला कंपन है। और भूकंप मूल आपको बताया गया था कि वह स्थान जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप मूल कहलाता है। और आपको एपिसेंटर बताया गया था। अधिकेंद्र क्या होता है कि भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं वो सर्वप्रथम धरातल पर जिस जगह 90 डिग्री के कोण पर उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, वो एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहलाता है। अब भूकंप से तरंगे उत्पन्न होती हैं जो 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय। जो प्राथमिक तरंगे होती है वो बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं और सबसे पहले धरातल पर यही तरंगे पहुंचती हैं और ये तीनों में से होकर, जैसे ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकती है। लेकिन जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वो केवल ठोस से ही गुजर सकती है, तरल पदार्थ से नहीं। और लास्ट में जो एल जो तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे, वो बहुत ही धीमी गति से चलती हैं और सबसे लास्ट में धरातल पर आती हैं, लेकिन विनाशकारी बहुत होती हैं। भूकंपीय छाया जो क्षेत्र होता है वो भूकंप अधिकेंद्र से, जो अधिकेंद्र है, से 105 डिग्री व 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र है जहां पर कभी भी कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। अब ये जो लहरें हमने पढ़ी थी पी, एस और एल, तो पी जो है वो तो ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजर सकती है। तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पी तरंगे गुजर रही है इसका मतलब वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एस तरंगे है वो तरल में से होकर नहीं गुजरती है। तो जिस क्षेत्र में एस तरंगे नहीं गुजर सकती है वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर तरल अवस्था में वो भाग है। तो इन भूकंपीय तरंगों की भ्रमण गति के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, क्योंकि ये जो लहरें होती हैं जब अपने भ्रमण पथ पे गति पर ये जब सीधी चलती है तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो समान घनत्व का है। लेकिन जब ये भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ये ज्ञात होता है कि लहरें यदि एक दिशा में, सीधी दिशा में नहीं चल रही हैं, वक्राकार चल रही हैं, तो इसका मतलब वो जो क्षेत्र है भिन्न भिन्न घनत्व वाले भागों से, घनत्व है उसमें भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलके बना है। किसी का घनत्व, किसी चट्टान का घनत्व कम है तो किसी का ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से इन लहरों के सीधे चलने से या वक्राकार होकर चलने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर जो क्षेत्र है वो समान घनत्व का है और कहाँ पर घनत्व में अंतर पाया जाता है। फिर आपको पहले ही बताया कि जो एस तरंगे है वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं एवं 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर तो ये विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब 2900 किलोमीटर से अधिक जो गहराई वाला भाग है वो तरल अवस्था में है, जो कि हमारे सेंटर जो है 6391 किलोमीटर केंद्र जो है उसके चारों ओर फैला हुआ है। तो ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनके आधार पे जो अभिनव मत है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें पाई जाती हैं जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन परतों का हम सचित्र आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।